उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगनी है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट रिसर्च। इसीलिए मैंने सबसे ज़्यादा फोकस जो किया, मैंने जो सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को सिखाने की कोशिश की वो इसी बात के ऊपर फोकस किया कि यार आप लोगों की जो प्रोडक्ट हंटिंग है ना, वो एक तो मुझे आप लोगों की बेहतरीन करनी थी, और उसके अंदर मैंने किसी भी किस्म की कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ी। मैंने उसके अंदर प्रोडक्ट हंटिंग आप लोगों को किस किस तरह से करनी है, कहाँ कहाँ से आपने कीवर्ड्स उठाने हैं, मैंने एवरी पॉसिबल तरीका आप लोगों को बताने की कोशिश की। ठीक हो गया। फिर उसके बाद का स्टेप होता है, प्रोडक्ट रिसर्च के बाद का स्टेप होता है प्रोडक्ट सोर्सिंग। ठीक है, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो मेनली हमारा टॉपिक ही प्रोडक्ट सोर्सिंग का है। ठीक है, प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है वो हमारा नेक्स्ट फैक्टर होता है आफ्टर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रिसर्च हम लोगों ने कर ली। अब हमारा अगला स्टेप होता है प्रोडक्ट सोर्सिंग का। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग कहाँ से करवानी चाहिए, कौन सी रिकमेंडेड वेबसाइट्स हैं, कौन सी इन्वाइसेस उसके अंदर जनरेट होती हैं, किस टाइम वो सोर्सिंग करवानी चाहिए, कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करवाने चाहिए, सोर्सिंग क्राइटेरिया क्या होता है, गोल्डन सप्लायर्स कैसे फाइंड आउट होते हैं, कंपेटिटर एनालिसिस, इन सबसे पहले भी फिर कंपेटिटर एनालिसिस और कंपेटिटर सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे। ठीक है। सो आज जो है वो प्रॉपर मैं तो आप लोगों को जो है कंपेटिटर एनालिसिस और कंप्यूटर सिलेक्शन तो नहीं सिखा सकूंगा, क्योंकि वो एक प्रॉपर टॉपिक है, उसके ऊपर टाइम लगेगा हमें, और उसके ऊपर अलहदा से जो है मुझे आधा घंटा से घंटा देना पड़ेगा आप लोगों को उसकी प्रोडक्ट एनालिसिस और कंपेटिटर एनालिसिस और कंपेटिटर सिलेक्शन और प्रोडक्ट सिलेक्शन। ये जो तीन चार चीज़ें हैं उसमें से दो तो हम कर चुके हैं, प्रोडक्ट एनालिसिस कैसे करना है, प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, ये हम लोग कीवर्ड रिसर्च और प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर कर चुके हैं। अब हमारा है कंपेटिटर एनालिसिस और कंपेटिटर सिलेक्शन, ये हम सीखते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर। ये टूल के बगैर नहीं हो सकती, हीलियम 10 का टूल हो, जंगल स्काउट का टूल हो, उसको यूज़ करेंगे, उसके थ्रू हम लोग कंपेटिटर सिलेक्शन करते हैं। कंपेटिटर एनालिसिस बगैर टूल के हो जाती है, लेकिन कंपेटिटर एनालिसिस जो है वो हम बगैर टूल के कर सकते हैं। लेकिन कंपेटिटिव सिलेक्शन आपने कैसे करनी है, उसके लिए आपको हीलियम 10 का टूल चाहिए होगा, जो कि मेरे पास अभी उसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो एंड हो चुकी है। वो इंशाल्लाह एक दो दिन में वो उसको परचेज़ कर लूँगा, फिर इंशाल्लाह हम कंपेटिटिव सिलेक्शन के ऊपर काम करेंगे। अभी आज का जो एजेंडा है हमारा, जिस तरह से हमने उस दिन डिस्कस किया था, आज का हमारा एजेंडा कि प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है, उसके अंदर कितने कितने फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर कितने कितनी सोर्सिंग टर्म्स होती हैं, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स होती हैं, और उनको कैसे डिफ़ाइन करना है, एक एक करके हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे। उसमें आज जो हमारा टॉपिक है मैं उसके अंदर आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा। अब ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की है। ये जो है फ्लो चार्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये पीपीसी का, सॉरी प्रेजेंटेशन का, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को? जी नजर आ रहा है। चलिए ठीक है। अभी देखिए मैंने आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की है, और उसके अंदर जो है मैंने चीज़ें निकाली हैं, और हर एक चीज़ को मैंने उसके अंदर डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स क्या होती हैं, बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, टाइप्स क्या होती हैं इसकी, कार्टन्स एंड केसेस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है कार्टन्स एंड केसेस में, फिर उसके बाद ये टर्म्स अभी हम लोगों ने सीखनी है, इसके ऊपर मैंने अभी रिसर्च बनानी है। ये देखिए आगे आगे मैंने ये स्लाइड ऐड की हुई है, लेकिन इसके अंदर मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखा। ठीक है, कमर्शियल इन्वाइसेस क्या होती हैं, प्रोफार्मा इन्वाइसेस क्या होती हैं, ये इंशाल्लाह हम सारा कुछ इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर यार हम करते क्या हैं भाई साहब। जो ये जो इतना जो सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर प्रोडक्ट रिसर्च, इसके अंदर है क्या। सबसे पहले मैं आप लोगों को टाइम बता देता हूँ कि प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर आपको 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीने लग जाएं, आप लोग एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट निकाल के उसको लॉन्च करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हम आप लोगों के लिए क्या हो सकती है कि मैंने उसके लिए आपको 1 महीना सवा महीना लगा दिया उसके ऊपर आपको सिखाने के लिए। और मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को बाकियों से अलग प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च करना आना चाहिए, जितना हम लोग उसको छान चुके हैं वहाँ हर तरह से। उसके बाद का टॉपिक होता है प्रोडक्ट सोर्सिंग का। अब प्राइवेट लेबल के अंदर और रैपिड लॉन्च के अंदर जो हमने उस दिन सीखा था, मैं यहाँ पर ही उसकी प्रोडक्ट सोर्सिंग के जो फैक्टर्स हैं ना उसको डिफाइन कर देता हूँ।
प्राइवेट लेबल में आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचानी पड़ती है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाने में आपको टाइम लगता है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने मैक्सिमम लग जाते हैं। ठीक हो गया, 2 महीना मैक्सिमम लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर उसके बाद जब आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाती है और अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचने तक का टाइम बताया मैंने आप लोगों को, 2 महीने। ठीक है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी हो जाएगी, उसमें उसकी इंस्पेक्शन भी हो जाएगी, और उसमें जो है उसका सारे का सारा जो है उसकी इनवाइसेस भी पोर्ट से आना, उसके जो टैक्सेस वगैरह है वो पे करना, और उसके बाद अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचने तक का टाइम जो आपको लगेगा वो 2 महीने लगेगा। उसमें जो है सी शिपिंग भी होगी, मतलब अगर आप समंदर के थ्रू करवा रहे हैं उसकी शिपिंग तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है, 2 महीने से 1-2 दिन, 10 दिन ऊपर भी लग जाते हैं। लेकिन अगर आप सी शिपिंग करवा रहे हैं तो फिर तो 1 महीने में भी आपकी प्रोडक्ट, 1 महीने में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाती है और 2-3 दिन के अंदर जो है एयर शिपिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये टाइम लगता है सी शिपिंग के दरमियान और एयर शिपिंग के दरमियान, और टोटल टाइम भी मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दिया कि अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचने तक आपको प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और सोर्सिंग और अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचने तक का टाइम 2 महीने आपको लगता है मैक्सिमम। अब यहीं पर मैं आप लोगों की दूसरी कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ रैपिड लॉन्च की। रैपिड लॉन्च के अंदर क्या करते हैं हम लोग, ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा रैपिड लॉन्च से रिलेटेड, लेकिन अगर ज़्यादा बताया तो फिर आप लोग वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उस चीज़ को कर लेंगे कि ये क्या रैपिड लॉन्च होता है। ठीक है, रैपिड लॉन्च में क्या करते हैं, हमने करना प्राइवेट लेबल ही है, हमारा होगा प्राइवेट लेबल ही, करेंगे हम प्राइवेट लेबल ही, यानी कि उसी तरह से पीपीसी रन करेंगे, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उसी तरह से उसका जो है ना प्रोडक्ट रिसर्च होगी, जिस तरह से प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट रिसर्च होती है। लेकिन जब ये चीज़ देखी गई कि यार प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर हमें 2-2 महीने लग जाते हैं, तो क्यों ना कोई ऐसी जो है एक कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिसके अंदर ये हो जाए कि आपका जो सोर्सिंग का 2 महीने का टाइम है ना, ये बच जाए आप लोगों का। सो उसके लिए क्या किया जाता है, हम ऐसी वेबसाइट्स ढूंढते हैं, ऐसी जो है प्लेटफॉर्म्स ढूंढते हैं जहाँ से हमें बनी बनाई प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। बनी बनाई प्रोडक्ट्स का मतलब जो प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बना के बी टू बी करते हैं, यानी कि अगर उनके पास कोई कस्टमर आता है या जो क्लाइंट आता है, वो उनको बनी बनाई प्रोडक्ट्स देने के लिए काबिल होते हैं कि उसको 2 महीने का टाइम ना लगे उसके ऊपर। उसके लिए कौन सी वेबसाइट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर। उसके मैं दो नाम आपको बता देता हूँ, एक है AliExpress.com और एक है DHgate.com। और उसके बाद मैंने आप लोगों को वहाँ पर भी बताया था, जब हमने वो बड़ा सेशन हमारा हुआ था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए आप होल सेलर्स उसी सेम कंट्री के अंदर ढूंढ सकते हैं। अली एक्सप्रेस से अगर आप लोग करवाते हैं तो अली एक्सप्रेस से भी अगर आप यूके के अंदर एप्पल लॉन्च कर रहे हैं तो यूके की ही मार्केट के अंदर अली एक्सप्रेस की कोई ना कोई ब्रांच होगी जहां से आप वो प्रोडक्ट्स उठा के उस यूके के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। यानी सेम कंट्री के अंदर कोई ना कोई आप प्लेटफॉर्म ऐसा ढूंढते हैं, वहां से वो प्रोडक्ट्स उठाते हैं और उसको अमेजोन के ऊपर ले जाते हैं। अब मैं रैपिड लॉन्च की एक छोटी सी मिसाल आप लोगों को यहाँ पर दे देता हूँ। जिस तरह से ये देखिए आप लोगों के सामने अली एक्सप्रेस डॉट कॉम, मैं इसको ओपन करता हूँ, AliExpress.com। यहाँ से आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपना जो कीवर्ड होता है, लेट सपोज मैं लिखता हूँ कॉकटेल कार्ड्स। ठीक है, ये जो बार के अंदर लोग काम करते हैं ना, उसके लिए क्या किए जाते हैं, कुछ कार्ड्स यूज़ किए जाते हैं, और कॉकटेल शेकर्स भी होते हैं जिसके अंदर वो जो है ना शराबें बनाते हैं और ये वो सारा कुछ। तो ये कॉकटेल के कार्ड्स होते हैं, इनविटेशन कार्ड्स होते हैं, जिस तरह से क्रिसमस गिफ्ट्स होते हैं, ये क्रिसमस कार्ड्स होते हैं ना, सो उसी तरह से ये कार्ड्स भी होते हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा चीज़ फोकस करने वाली है वो यहाँ पर देखना है। ये मैं रैपिड लॉन्च का बता रहा हूँ आप लोगों को, आपने इस सोर्सिंग को आपने कंफ्यूज नहीं करना कि ये प्राइवेट लेवल की सोर्सिंग हो रही है, नहीं, ये सोर्सिंग हो रही है रैपिड लॉन्च की। ठीक हो गया, ये चीज़ आपके दिमाग में सबसे पहले तो क्लियर होनी चाहिए। अब आपने यहाँ पर जब प्रोडक्ट्स कॉकटेल कार्ड से रिलेटेड देखनी है ना, तो आपने वो वाला सप्लायर ढूंढना है और उससे बनी बनाई, यहाँ से आपको बनी बनाई प्रोडक्ट्स मिलेंगी, आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ से आपको बनी बनाई प्रोडक्ट्स मिलेंगी AliExpress.com से। ठीक हो गया। आपने यहाँ पर फोकस करना है उनकी रेटिंग्स के ऊपर, जिनकी सबसे अच्छी रेटिंग होगी और वो हमें एक ख़ास मकदार परचेज़ करने के बाद, एक ख़ास क्वांटिटी परचेज़ करने के बाद अगर हमें फ्री शिपिंग भी दे रहे हैं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेट सपोज मैं आप लोगों को इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। वो कहते हैं इसकी 4.9 रेटिंग है, इसकी 4.7 रेटिंग है। वो कहता है कि हम आप लोगों को 876.27 का एक
कार्ड जो है स्पेनिश वर्जन आर्गेलिकल और केल के नाम से, ऑरेकल के नाम से एक कार्ड है, वो हमको देंगे, हम आप लोगों को देंगे, और 876.27 रुपये का। और शिपिंग जो होगी वो उसकी पर प्रोडक्ट की 532 होगी, यहाँ पर शिपिंग है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जहाँ पर लिखा होगा फ्री शिपिंग के नाम से, ये देखिए जो है उसका वो परचेजिंग जो है वो 1035.9 रुपये की हो रही है, 19 रुपये की, और 5 रेटिंग है, और फ्री शिपिंग दे रहे हैं आप लोगों को। मतलब इसने कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाई कि इतनी आप मुझसे परचेज करेंगे उसके बाद मैं आप लोगों को क्या दूंगा, फ्री शिपिंग दूंगा। इसने कहा कि भाई साहब अगर आप एक कार्ड भी मुझसे परचेज करते हैं, ये B2B मार्केट है तो एक कार्ड तो नहीं परचेज करेंगे आप लोग। B2B मार्केट के अंदर क्या होता है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मार्केट के अंदर आप एक यूनिट परचेज नहीं कर सकते, आपको यूनिट परचेज करने पड़ते हैं। 10 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट, इतने यूनिट्स आप लोगों को परचेज करने पड़ते हैं। अगर आपने एक यूनिट परचेज करना है तो उसके लिए अमेजोन है, उसके लिए वॉलमार्ट है, उसके लिए ईबे है, इट्सी है, वो मार्केट्स हैं B2C की, यानी बिजनेस टू कस्टमर। मैं आपको एक चेन बताता हूँ, इसमें क्या होता है कि B2B मार्केट के अंदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती है, यानी कि आप सेलर हैं, आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाते हैं और उसको किसी, अब आपने प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चर करवा ली, अब उसको किसी प्लेटफॉर्म पे सेल भी तो करना है। जिस प्लेटफॉर्म से आपने उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाया वो थी B2B मार्केट। अब उस प्रोडक्ट को जिस मार्केट के ऊपर आपने सेल करना है वो होती है B2C मार्केट। उसके लिए कौन सी मार्केट्स हैं, उसके लिए वॉलमार्ट है, अमेजोन है, ईबे है, इट्सी है, दराज है, उसके लिए ये मार्केट्स हैं। यानी क्या हुआ, आप एक B2B मार्केट से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करवा के उसको सेल करते हैं B2C मार्केट के अंदर, जिससे आपकी प्रोडक्ट सेल होती है और उससे आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। सो ये चेन होती है आप लोगों की, ठीक है। अब ये जो अली एक्सप्रेस और alibaba.com या dhgate.com और कई वेबसाइट्स में आप लोगों को और भी बताऊंगा इसी सोर्सिंग के अंदर, जब हम लोग इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। जिस तरह से ये है अलीबाबा है, dhgate.com है, मेड इन चाइना, और इन्फो वीक के नाम से, अली एक्सप्रेस ECVV के नाम से, ठीक है। सो इस तरह की मैं कई और वेबसाइट्स भी आप लोगों को बताऊंगा जहाँ से सोर्सिंग रिलायबली की जा सकती है, जो आपको इनसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो रही होती है, इनसे ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स आप लोगों को वहाँ पर बना के दे सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये होती है रैपिड लॉन्च, ठीक है। सो कुछ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि अब आपने रैपिड लॉन्च किस तरह से करनी है और एक प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट की लॉन्च के अंदर क्या डिफरेंस होता है। प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट लॉन्च के अंदर हमें मेन टाइम लगता है उसकी सोर्सिंग के अंदर, 2 महीने लग जाते हैं। अब उस 2 महीने के गैप को कम करने के लिए हम ऐसे सप्लायर्स ढूंढते हैं, ऐसे जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ढूंढते हैं जहाँ से हमें बनी बनाई प्रोडक्ट मिल जाए, और उसको हम थोड़े टाइम के अंदर, जो हमारा टाइम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगना था वो टाइम बचा के हम उसको बनी बनाई प्रोडक्ट को परचेज करके हम अमेजोन के ऊपर लॉन्च कर रहे हैं। सो ये डिफरेंस होता है उसके दरमियान, जो है आपकी प्रोडक्ट सोर्सिंग फॉर प्राइवेट लेबल के दरमियान और जो आपकी रैपिड लॉन्च होती है उसके दरमियान, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए अब, कि जो आपकी रैपिड लॉन्च है और जो प्राइवेट लेवल की लॉन्च है उसमें कितना टाइम लगता है और किस स्पीड से जो है वो प्राइवेट लेवल के अंदर काम होता है और किस स्पीड से जो है उसके अंदर काम होता है, रैपिड लॉन्च के अंदर काम होता है। सो अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं, ठीक है। इसमें से काफ़ी सारी टर्म्स का आप लोगों को पता होगा, कई ऐसी टर्म्स होंगी जिनको आप लोगों को नहीं पता होगा। सो हम ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। अब से हमारा असल टॉपिक शुरू हो रहा है कि जिसके अंदर हमारी डिस्कशन होगी प्रोडक्ट सोर्सिंग से रिलेटेड आफ्टर प्रोडक्ट रिसर्च एंड प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक हो गया। प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा प्रोडक्ट सोर्सिंग का है, क्योंकि अब हमने मैन्युफैक्चरिंग करवानी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक एक बुलेट पॉइंट को अलग अलग डिस्कस करेंगे, एक एक बुलेट पॉइंट को अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों के सामने है प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है, सबसे पहले तो हमें इस टर्म का पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है। चलें जी उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट सोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग प्रोडक्ट इन्वेंट्री फ्रॉम अ सप्लायर। सप्लायर कौन होता है, इट इज़ अ कंप्लीट चेन होती है, ठीक है। सप्लायर से ऊपर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर होता है। ये एक कंप्लीट चेन होती है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो कितने में वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद जब आपके हाथों में आती है, यानी कि कोक की बोतल ले लेते हैं, पेप्सी की बोतल ले लेते हैं। अब वो बोतल लेट सपोज जब फैक्ट्री से बन के निकलती है तो वो 7 रुपए की बनती है। 1 लीटर की पेप्सी की बोतल जो उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है
मैन्युफैक्चरिंग जो लोग करते हैं पेप्सी की बोतल की, वो उनसे वो वाली बोतल बन के उनकी फैक्ट्री से या उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जब बाहर निकलती है तो 7 रुपए की, 7 रुपए पाकिस्तानी के बन के बाहर निकल जाती है। अब जब तक वो आप लोगों के हाथों में आती है तो वो 50 रुपए 60 रुपए की होती है। क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न आप लोगों का जनरल सेल टैक्स, जीएसटी जिसको बोलते हैं, सेल्स टैक्स होता है। यानी कि अब ये सेल्स टैक्स क्या इतने छोटे से पीरियड के अंदर आके आप लोगों के हाथ में आके वो 50 रुपए का ये 60 रुपए का बोतल हो जाता है? नहीं, इसके पीछे एक कंप्लीट चेन होती है। वो चेन क्या है? चेन होती है कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उस प्रोडक्ट को बनाता है, वो सप्लायर को सप्लाई कर देता है। अब सप्लायर के आगे होता है होलसेलर। जब सप्लायर होलसेलर को प्रोडक्ट देता है तो अपना प्रॉफिट मार्जिन या मैन्युफैक्चरिंग से ऑब्वियसली अगर उसने 7 रुपए की प्रोडक्ट ली है तो वो क्या आगे 7 रुपए में बेचेगा? कभी भी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगा? यही तो बिजनेस है। इसी चीज़ को तो मैंने आप लोगों को सेशन के अंदर डिफाइन किया था कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस का मकसद प्रॉफिट बनाना है। क्या हमेशा ही प्रॉफिट बनाना है? वो भी हमारी डिस्कशन वहाँ पर हुई थी। ऐसा कभी भी नहीं होता कि बिजनेस का हमेशा मकसद प्रॉफिट बनाना होता है। ठीक हो? अगर प्रॉफिट क्यों लिखा हुआ था डेफिनेशन के अंदर वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब आते हैं इस तरफ, क्या मैन्युफैक्चरर जब सप्लायर को देता है प्रोडक्ट तो क्या उसको वो 7 रुपए की ही पड़ती है? वो उसको 5 रुपए की पड़ रही होती है। 5 रुपए की पड़ने के बाद वो उसको सप्लायर को देता है 7 रुपए की, सप्लायर होलसेलर को देता है 10 रुपए की, जो होलसेलर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है 15 रुपए की, और फिर डिस्ट्रीब्यूटर आगे देता है 30 रुपए की, जो रिटेलर होता है। रिटेलर का मतलब शॉपकीपर, जो दुकानदार होता है। अब जब रिटेलर के पास वो पहुंचती है फिर वो रगड़ा लगाता है 10 रुपए का, 12 रुपए का, उसको वो पड़ रही होती है 50 रुपए की, वो आपको देता है 60 रुपए की। सो ये पूरी की पूरी चेन होती है। जो 7 रुपए की चीज़ है या जो 10 रुपए की चीज़ है वो आप तक जब पहुंची तो वो 50 रुपए 60 रुपए की हुई। सो एक कंप्लीट चेन होती है ये। ठीक हो गया? सो प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है, हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। प्रोडक्ट सोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग प्रोडक्ट इन्वेंट्री फ्रॉम अ सप्लायर एंड देन रीसेल देम। फिर उनको क्या करना होता है? रीसेल करना होता है। और रीसेल कौन करता है? उसकी पूरी की पूरी चेन मैंने आपको बता दी। होलसेलर, सप्लायर सेल रीसेल करता है किसको? होलसेलर को। होलसेल रीसेल करता है डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर रीसेल करता है जो है रिटेलर को। और रिटेलर फिर आखिर में एंड कंज्यूमर या कस्टमर को देता है, जिसके पास वो वाली फाइनल इन्वेंट्री पहुंचती है। ठीक हो गया? अब इसके आगे पढ़ लेते हैं। ये प्रोडक्ट सोर्सिंग आप लोगों को क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है। आपको इसका मकसद जो है वो आप लोगों के ज़हन में बन गया, इस चीज़ की समझ आ गई आप लोगों को। अब चलते हैं अगली तरफ कि कॉमन प्रोडक्ट सोर्सिंग के मेथड्स क्या होते हैं, इसके अंदर क्या क्या मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं या क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको हमने कंसीडर करना होता है। ठीक हो गया? अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं जिस तरह से आप लोग प्रोडक्ट सोर्सिंग करवा सकते हैं। सबसे पहला तरीका वही जो हम क्या करते हैं, ठीक है, वही तरीका जो हम लोग क्या करते हैं, अली बाबा से उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। अब यहाँ पर मजीद आपको रैपिड लॉन्च की वो चीज़ें क्लियर हों। ठीक है? जो रैपिड लॉन्च है उसका मकसद आप लोगों को यहाँ पर मजीद क्लियर हो जाएगा कि रैपिड लॉन्च का मकसद क्या था। ठीक है? अब यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग के। उसमें सबसे पहले, सॉरी, सबसे पहला मेथड, फाइंडिंग अ मैन्युफैक्चरर फॉर कस्टम प्रोडक्ट्स। कस्टम प्रोडक्ट्स का क्या मतलब होता है कि बनी हुई प्रोडक्ट नहीं होती, हमें उसको बाद में कस्टमाइज करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। यानी कि वो प्रोडक्ट्स पहले से नहीं बनी होती, हमें उसको खुद बनाना पड़ता है। जो प्रोडक्ट बनी होती है या जो चीज़ बनी होती है हम उसको कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और जिसको चेंज करना पड़ता है या जो पहले नहीं बनी होती उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कस्टम। ठीक है? अब प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हमें कस्टमाइज या कस्टमर एक ऐसा ढूंढना पड़ता है, या जो ऐसा एक मैन्युफैक्चरर ढूंढना पड़ता है जो हमें हमारी रेलिवेंट प्रोडक्ट बना के देता है। ये होता है पहला मेथड प्रोडक्ट सोर्सिंग का। ठीक है? प्रोडक्ट सोर्सिंग का पहला मेथड आप लोगों को क्लियर हो गया कि आपने अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाने के लिए, एक नई प्रोडक्ट हो या चाहे पहले से बनी हुई प्रोडक्ट के अंदर अगर आपने कोई चेंजेस करवानी है तो उसके लिए आपको वो मैन्युफैक्चर ढूंढना पड़ता है जो उस रेलिवेंट प्रोडक्ट को बनाता है या बनी हुई प्रोडक्ट को रेलिवेंटली आपके अकॉर्डिंगली या आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसको चेंज करता है। ये हो गया क्लियर। अब अगला तरीका क्या होता है? ये होता है रैपिड लॉन्च का तरीका, जो दूसरे नंबर पे है। वो क्या है जी? परचेजिंग थर्ड पार्टी गुड्स फ्रॉम अ होलसेल सप्लायर। समझ आ गई आप लोगों को? ये पूरी की पूरी डिस्कशन
जो मैंने आप लोगों के साथ रैपिड लॉन्च की थी वो इस पॉइंट के अंदर छुपी हुई है। यानी कि आप थर्ड पार्टी से वो वाली चीज़ें, वो प्रोडक्ट्स या वो गुड्स परचेज करते हैं फ्रॉम अ होलसेल सप्लायर एंड देन उसको क्या करते हैं, सोर्स करते हैं अमेजोन के वेयर हाउस में और उसकी रैपिड लॉन्च करते हैं। ठीक हो गया। अब तीसरा जो मेथड होता है वो होता है, अब इसके अंदर आपका रैपिड लॉन्च भी आ गया और होलसेल का मेथड भी आ गया। पहले पॉइंट के अंदर आपकी प्राइवेट लेवल की सोर्सिंग होती है, दूसरे पॉइंट के अंदर आप होलसेल से, होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से या सप्लायर से बनी बनाई प्रोडक्ट्स परचेज करके उसको वहाँ पर आप अपने होलसेल के अंदर लॉन्च करते हैं, या अगर आपने आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है तो उसको किसके ऊपर लॉन्च करते हैं, रैपिड लॉन्च के अंदर करते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी। अब अगला पॉइंट आता है पार्टनरिंग विद द ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपर, इसका क्या मतलब होता है, अब जिस तरह से वॉलमार्ट का स्टोर है, जिस तरह से ईबे का स्टोर है, जिस तरह से इट्सी का स्टोर है, अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग हैज़ बीन क्लोज। अमेजोन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि भाई साहब मेरे साथ जो है ना आप लोग फ्राइडियाँ लगाते हैं, वो प्रोडक्ट मेरी होती ही नहीं है, लेकिन मेरा नाम बदनाम करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, उसको ड्रॉप शिपिंग करते हैं उसके ऊपर और लोगों को कहते हैं कि अमेजोन की प्रोडक्ट है, लेकिन जब उनके पास वो प्रोडक्ट पहुंचती है तो उसके ऊपर पैकेजिंग होती है वॉलमार्ट की। उस बंदे ने ऑर्डर किया था अमेजोन से, लेकिन आप उसको प्रोडक्ट बना के जो भेज रहे हैं जिस पैकेजिंग में या जिस लोगों के साथ, वो वॉलमार्ट की प्रोडक्ट जा रही है। तो ये चीज़ अमेजोन को बर्दाश्त नहीं हुई, उसने पॉलिसी को थोड़ा सख्त रखा हुआ है, सो उसने ड्रॉप शिपिंग बंद कर दी। ठीक हो गया। अब पार्टनरिंग विद द ड्रॉप शिपर का क्या मतलब होता है कि ड्रॉप शिपर्स तो बाकी सारे मेथड्स के अंदर, अमेजोन के ऊपर आपके जितने भी मेथड्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि आप पहले प्रोडक्ट या तो मैन्युफैक्चर करवाते हैं या बनी बनाई प्रोडक्ट उठाते हैं, उसकी पैकेजिंग चेंज करवाते हैं और उसको अमेजोन के पास पहुंचाते हैं, अमेजोन के पास पहुंचाते हैं। ये पॉइंट आपने गौर करना है। यानी कि वो प्रोडक्ट आपके अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है। अब अमेजोन उसको क्या करेगा, अगर आपके अकाउंट के ऊपर कोई ऑर्डर आता है या कोई उसको मैन्युफैक्चर जो है ना उसके ऊपर आके कोई कस्टमर, ये क्लाइंट आके या कोई जो कस्टमर है, एंड कंज्यूमर है, वो उसके आके वहाँ पर परचेज करना चाहता है, तो अमेजोन आपके बिहार के ऊपर उसकी पिकिंग, पैकेजिंग एंड शिपिंग करता है और उसके घर तक या उसके एड्रेस तक उसको पहुँचाता है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के केस में ऐसा नहीं होता। ड्रॉप शिपिंग के केस में क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग के केस में प्रोडक्ट सोर्सिंग ऐसी होती है कि प्रोडक्ट्स बनी बनाई पहले से पड़ी होती हैं, लेकिन वो वाली इन्वेंट्री ना तो आपके वेयर हाउस में पड़ी होती है, ना ही वो कहाँ पर पड़ी होती है, अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी होती है। अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं पड़ी होती, लेकिन आपके वेयर हाउस में हो सकती है, लेकिन कई दफ़ा नहीं भी होती। ठीक हो गया। यानी कि ये मॉडल क्या होता है, एफटीएम के मॉडल होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का मॉडल होता है। और ये आप लोगों को दोनों मेथड्स बताओगे, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। और इसी तरह से दराज के ऊपर भी होता है, फुलफिलमेंट बाय दराज और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये दोनों दराज के ऊपर भी इसी तरह होते हैं। ठीक हो गया। अब ड्रॉप शिपर्स के पास ना तो इन्वेंट्री होती है और ना ही अमेजोन के वेयरहाउस में होती है। सो इसी वजह से जब अमेजोन को ये पता चलता है तो अमेजोन उसके ऊपर सेक्शन 3 लगा देता है एंड द अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड। ड्रॉप शिपर्स क्या करते हैं, वो दूसरे, मतलब अमेजोन के ऊपर उन्होंने अकाउंट ओपन किया हुआ है, अब अमेजोन के पेज के ऊपर आके उस बंदे के अकाउंट के ऊपर आके वो क्या करता है, वो ऐड टू कार्ट करता है। अब इस बंदे को जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा होता है उसको पाई पै जाती है, वो भागना शुरू कर देता है कि भाई साहब मेरे पास ऑर्डर आ गया। अब वो क्या करता है, वो इसी भाग दौड़ में वो जो ऑर्डर उसके पास आया होता है उसको उठा के क्या करता है, अगर उसने वॉलमार्ट से उसको सोर्स करके देना है तो वॉलमार्ट के ऊपर वो ऑर्डर जो है अपने सप्लायर को भेज देता है। लेकिन अगर उसने ईबे वाले को भेजना है तो उसको कह देता है भाई साहब मैनू ऑर्डर आया है, इन्हू फुलफिल करना है, तो वो वाला ऑर्डर ईबे वाला फुलफिल कर देता है। सो इसीलिए क्या होता है कि जो फाइनल पैकेजिंग होती है, जो फाइनल जो प्रोडक्ट पहुंचती है किसी भी कस्टमर के पास, वो किस फॉर्म में पहुंचती है, उसके ऊपर या तो ईबे का जो है वो पैकेजिंग लगी होती है या जो इनवॉइस उसके पास पहुंचती है। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। अब ड्रॉपशिपर ने क्या कर लिया, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स यानी 3PL यूज़ कर लिया, उसकी पैकेजिंग चेंज करवा के उसको भेज दिया। लेकिन जब उसके पास इनवॉइस पहुंची तो वो वॉलमार्ट वाली पहुंची। यहाँ से भी कस्टमर को पता चल जाता है कि भाई साहब मैंने तो अमेजोन के ऊपर ऑर्डर लगाया था, लेकिन यहाँ पर पैकेजिंग मेरे पास अमेजोन की आ रही है, लेकिन इनवॉइस मेरे पास वॉलमार्ट की आ रही है। सो यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है और वो अमेजोन के ऊपर जाके उस बंदे के स्टोर फ्रंट के ऊपर जाके उसको नेगेटिव कमेंट कर देता है और अमेजोन को पता चल जाता है, अमेजोन को पता चल जाता है कि भाई साहब ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है और उसका अकाउंट फाइनली सस्पेंड हो जाता है। सो ये तरीकाकार होता है इन सारे मॉडल्स के अंदर। ठीक हो गया। सो आप लोगों को जो है वो ये सारी चीज़ें समझ आ गई कि प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है। ठीक है, और प्रोडक्ट सोर्सिंग
जो है कि मेथड्स क्या होते हैं, कितनी तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। और मेरा ख्याल इतना काफ़ी है आज के लिए, या जो है इसको आगे कंटिन्यू कर लें, क्या कहते हैं आप लोग? जी। नहीं, आज इतना ही रहते। चलें ठीक है। सो आज के लिए जो है हमारा टॉपिक क्या था, हमने कुछ टर्म्स को सीखा कि उसके अंदर जो है टर्म्स कौन कौन सी हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है, कंपेटिटिव एनालिसिस क्या होता है, कंपेटिटिव सिलेक्शन, ये इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। और उसके अंदर गोल्डन सप्लायर्स अली बाबा के ऊपर, क्योंकि हमारा मेन जो काम अमेजोन की प्रोडक्ट सोर्सिंग से रिलेटेड हो रहा होता है वो अली बाबा के ऊपर हो रहा होता है, तो इसीलिए आप लोगों को सिर्फ अली बाबा ही सिखाया जाता है, अली बाबा ही करवाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि अली बाबा के थ्रू, अली बाबा से अगर आप लोगों ने सोर्सिंग करवानी है तो क्या गोल्डन सप्लाईज कैसे फाइंड आउट करनी है, आपने वेरीफाइड सप्लाईज क्या होते हैं, ट्रेड एश्योरेंस क्या होती है, सोर्सिंग का क्राइटेरिया क्या होगा, और फिर सोर्सिंग जिनसे हमने करवानी है वो सप्लायर्स कैसे होने चाहिए, उसके पास क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, क्या वो सप्लायर्स होने चाहिए या मैन्युफैक्चरर्स होने चाहिए, या जो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने चाहिए या ट्रेडिंग कंपनी होनी चाहिए, ये सारी डिस्कशन हम लोग करेंगे उसके अंदर। और फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि हमने अपनी प्रोडक्ट्स कब सोर्स करवानी है और कहाँ से करवानी है, ये डिस्कस करेंगे। और फिर इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया था कि कितनी तरह की इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स होती हैं, या ट्रेड टर्म्स जिनको बोलते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उनमें से एक टर्म होती है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स में से बिल ऑफ लेडिंग लैंडिंग की, या इसको बिल ऑफ लेडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म थी इसलिए मैंने इसको अलग लिखा। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कार्टन्स एंड केसेस क्या होते हैं, और इनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है। जब ये तब वाला प्रोसेस होता है जब हमारी इन्वेंट्री फाइनली मैन्युफैक्चर हो जाती है, अब हमने फाइनली क्या करना होता है, उसको शिप करना होता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ बॉक्सेस जो है ना वो करते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है, ये होते हैं बॉक्सेस, यानी कि ये जो होते हैं ये कार्टन्स होते हैं, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये कार्टन्स होते हैं, और ये केसेस होते हैं। और कार्टन्स एंड केसेस में क्या डिफरेंस होता है, जो कार्टन्स होते हैं उसके अंदर वो एक बड़ा बॉक्स होता है, मतलब अगर आपकी 10 वेरिएशंस हैं तो वो एक ही बॉक्स के अंदर आएंगी। 10 वेरिएशन की 50-50 एक प्रोडक्ट की, या एक वेरिएशन के यूनिट से, तो वो एक ही बड़े बॉक्स के अंदर आएंगे। लेकिन केसेस में क्या होता है, केसेस में आपकी एक ही प्रोडक्ट होती है और एक ही वेरिएशन होती है, और उसके चाहे 1000 यूनिट्स हों वो एक ही डब्बे के अंदर आते हैं, या उसके जो हैं वो आप 5-5 या 50-50 यूनिट्स के क्या करते हैं, 10 केसेस आप बनवा लेते हैं या 20 केसेस बनवा लेते हैं, तो उसके अंदर आपके 1000 यूनिट्स आ जाते हैं। सो ये होता है कार्टन्स एंड केसेस के अंदर डिफरेंस। सो इट वाज ऑल डिस्कशन, ये हम इंशाल्लाह करेंगे। उसके बाद हमारा जो है डिस्कशन होगा एफ क्या होता है, एल क्या होता है, एफ क्या होता है, एल क्या होता है, ई सिस्टम क्या आता है सोर्सिंग के अंदर, डी प्राइस कैसे निगोशिएट करनी है हमें अगर सप्लायर के साथ जाना है, फिर एयर बिल के थ्रू अगर हमने करना है, या वे बिल क्या होता है। एयर बिल तब होता है जब हम एयर शिपिंग करवाते हैं, और वे बिल जब होता है जब हम सी शिपिंग करवाते हैं। सो ये क्या होता है, इसको ये एयर बिल या वे बिल की शक्ल क्या होती है, वो कैसा दिखता है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर बिल ऑफ लैंडिंग की जो है वो एक पिक्चर यहाँ पर पेस्ट की हुई है, वैसे ही इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये अभी मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, जब तक हम लोग पहुँचेंगे तो मैं पूरी की पूरी ये इंशाल्लाह सेट पे कर लूँगा इसके ऊपर। ठीक है, और उसके बाद हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो सप्लायर हमें जो है वो चीज़ें देता है। सो ये सारी की सारी डिस्कशन होगी इंशाल्लाह।